बीए पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लासेस पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। और कोशिश ये की जा रही है कि आपको पहले जो पुस्तकें हैं उनके बारे में नाम बताता हूँ। पहली पुस्तक है वो है आपका राजनीतिक विचारक। दूसरी पुस्तक है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मैं चैप्टर स्टार्ट करना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि उन देशों के बीच आपसी सहयोग एवं समन्वय के आधार पर निर्धारित किया गया वे संबंध हैं जो वर्तमान में वैश्वीकरण एवं अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं को जन्म देता है। सामान्यतः मैं बताता हूँ आपको कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अर्थ एवं परिभाषाएं किस प्रकार निर्धारित की गई। सामान्यतः देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले अपन विंसेंट बेकर को मानते हैं, जिन्होंने अपने इस राजनीतिक संबंधों के आधार पर यह निर्धारित किया गया था कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संबंधों के पारस्परिक व्यवहार को अपन अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। सामान्यतः 1900 ईस्वी में पॉल रिस्क ने सबसे पहले अपनी पुस्तक वर्ल्ड पॉलिटिक्स के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या की थी। विशेष तौर से अपन ये मानते हैं कि रॉबर्ट स्टाउस ने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति के आधार पर यह निर्धारित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध दो या दो से अधिक देशों के मध्य या तो राजनीतिक संबंधों का आधार होता है या किसी प्रकार से सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार से किन्सी राइट्स ने भी अपनी परिभाषा को निर्धारित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक वैश्वीकरण के आधार पर आर्थिक नीतियों को संचालित करने, एक राज्य की शासन व्यवस्था को दूसरे राज्य की शासन व्यवस्था की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और न्याय व्यवस्था या अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी अति आवश्यक होती है। इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अपन क्षेत्र और प्रकृति के बारे में अगर कहें तो इनकी क्षेत्र और प्रकृति इस प्रकार से निर्धारित की गई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो क्षेत्र हैं सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माने गए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में थोड़ा बहुत अंतर होता है और ये अंतर इसलिए निर्धारित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत अपन केवल राजनीतिक घटनाक्रम के आधार पर ही दूसरे देशों से संबंध स्थापित करते हैं। या अपन सामान्यतः ये कह सकते हैं कि राजनीतिक क्रियाओं के एक दूसरे देशों की आत्मनिर्भरता और उनको संचालित करने की प्रवृत्ति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध वहाँ पर इसके क्षेत्र को और बढ़ा दिया गया है। जैसे सामान्यतः राजनीतिक क्रियाओं के आधार पर भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक इत्यादि जो संबंध एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के संबंध में किए जाते हैं उनकी निश्चित कुछ सीमाएं होती हैं और उसी के आधार पर दोनों राज्यों की सहमति जब व्यक्त कर दी जाती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति कहलाती है। इसके अलावा देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की यानी प्रकृति दो रूपों में पाई जाती है। पहला सैद्धांतिक और दूसरा होता है व्यावहारिक। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सैद्धांतिक प्रवृत्ति वह होती है जो लिखित दस्तावेजों के आधार पर एक दूसरे राज्य आपस में समझौते के आधार पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन व्यावहारिक स्थिति ऐसी है जिसमें उन चीज़ों को अपने राष्ट्रीय हितों के साथ में जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो देशों के मध्य जब कभी संबंध स्थापित होते हैं तो वह निशस्त्रीकरण, व्यापारिक समन्वय, समान कर व्यवस्था और समान इत्यादि आदान प्रदान या निवेश की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन प्रत्येक राष्ट्र व्यावहारिक राजनीति के आधार पर अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शस्त्रीकरण को भी बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों का भी निर्धारण करता है। और यही कारण है कि प्रत्येक देश की मुद्रा का मूल्यांकन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। इसके आधार पर देखिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति को मानते हैं तो तीन प्रकार की नीतियाँ होती हैं। एक तो होती है आपकी राजनीति, एक होती है आपकी नीति और एक होती है कूटनीति। जहाँ पर राजनीति का सवाल होता है
तो यह राज्य की आंतरिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए निर्धारित की जाती है, जिसमें राज्य को हमेशा ही ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, ऐसे कार्य संचालित किए जाने चाहिए जिससे लोकहित में कार्य किए जाते हों और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। लेकिन नीति दो देशों के मध्य निर्धारित करने वाले वे तत्व होते हैं जिसके आधार पर एक राज्य के पास में यदि किसी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है और दूसरे राज्य में उसकी कमी होती है, उसी प्रकार से पहले राज्य के पास में किसी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है और दूसरे में उसकी कमी होती है, तो एक दूसरे देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत, उसे अपन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर किसी देश में पान का उत्पादन अधिक होता है और दूसरे देश में चीनी का उत्पादन अधिक होता है, तो पान के उत्पादन का निवेश करने और चीनी के उत्पादन का यानी कि यहाँ पर आयात करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वह एक प्रकार से नीति पाई जाती है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक क्षेत्र की परिस्थितियों के आधार पर या अपन ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण और व्यावहारिक राजनीतिक सिद्धांतों को अपनाने के आधार पर फिर कूटनीतिक प्रयास किए जाते हैं। यह कूटनीतिक प्रयास वे होते हैं जिसमें राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने के लिए या अपन ये कह सकते हैं कि अपनी नीतियों को निर्धारित करने के लिए, अपने हितों को बनाए रखने के लिए दूसरे राज्य की अवहेलना की जाती है और केवल स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यह नहीं सोचा जाता कि इसमें दूसरे राज्य का बुरा होता है या नहीं होता है। वर्तमान में इसी प्रकार की कूटनीति का उपयोग इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन विदेशी राजदूतों के द्वारा, विदेशी वाणिज्य दूतों के द्वारा हालांकि संचालित किया जाता है, लेकिन फिर भी जो दूतावास निर्धारित किए जाते हैं वे प्रत्येक एक राज्य का व्यक्ति और दूसरे राज्य के व्यक्तियों की आंतरिक रूपरेखाओं को संचालित करता है। या अपन ये कह सकते हैं कि आंतरिक व्यवस्था के बारे में गोपनीय जानकारी अपने देश को सौंपता है और दूसरे देश में रहने वाला विदेशी राजदूत अपनी नीतियों को अपने देश तक पहुँचाने का कार्य करता है। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के जो महत्व माने जाते हैं या अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो महत्व हैं वो इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि राज्यों की आंतरिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए यह अति आवश्यक होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में किसी प्रकार से एक दूसरे की समस्याओं का हल किया जा सकता है। दूसरा है विश्व शांति के लिए कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे अपन ये मान सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 3 नवंबर को शांति के लिए एकता प्रस्ताव महासभा के द्वारा संचालित किया गया। इसी प्रकार से विदेश नीतियों का अध्ययन इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत किया जाता है कि विदेश नीतियों का अध्ययन से तात्पर्य ये होता है कि प्रत्येक राज्य के अपने राष्ट्रीय कुछ हित होते हैं, लेकिन इन हितों के साथ साथ में दूसरे राज्यों के साथ में किस प्रकार के व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाते हैं या अपन ये कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाता है। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं, कह देते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिकतर वे मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं जिसके माध्यम से एक देश या दो देश और दो देशों से अधिक जिस चीज़ का निवेश किया जाता है और जहां पर व्यापारिक संबंधों को स्थापित किया जाता है, इसे कि अपन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में मानते हैं। अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां यूरोपीय देशों की लगी हुई हैं और यूरोपीय देशों के माध्यम से ही अपन अधिकांशतः अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। जैसे शक्ति संघर्ष की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह भी माना जाता है कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए 2 कारणों को अपनाता है, या तो वह शक्ति संतुलन सिद्धांत को बनाए रखता है, शक्ति संतुलन, या वह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को। सुरक्षा दोनों के उदाहरण हैं। शक्ति संतुलन सिद्धांत के आधार पर तो आप देख रहे हैं जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था तो उस समय संपूर्ण विश्व लगभग 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक सोवियत संघ के खेमे में साम्यवादी गुट था और दूसरा है अमेरिका के खेमे में एक पूंजीवादी राज्यों का संघ। इसमें शक्तियों का संतुलन इस प्रकार से हो गया ताकि साम्यवादी कोई भी राष्ट्र ना तो पूंजीपति राष्ट्र या पूंजीवादी राष्ट्रों पर किसी प्रकार का दबाव बना सकता हो और ना ही पूंजीवादी राज्य किसी साम्यवादी राज्य पर दबाव बना सकता हो। दूसरी तरफ है सामूहिक सुरक्षा। शक्ति संतुलन सिद्धांत में युद्ध होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसी कारण फिर सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को अपनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं।
इसी आधार पर अपन कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अपन किसी एक चीज़ को नहीं रहते। इसमें बहुत सारी, जैसे कि शक्ति संतुलन सिद्धांत है, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, मुद्रा का मूल्यांकन है, या किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण करना हो, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति या वाणिज्य दूतों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती हो, ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत आती हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन क्यों नहीं होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन इसलिए नहीं की गई क्योंकि अन्य चीज़ें छूटकर केवल राजनीतिक क्षेत्र रह जाता है, और राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए केवल राजनीतिक क्रियाओं का संचालन आवश्यक नहीं है, उसके साथ साथ अन्य प्रकार की क्रियाएं भी संचालित किया जाना आवश्यक है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, न्यायिक और अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसा संस्था जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्वीय शासन व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है। इसके बाद अपन यही कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने में वर्तमान में सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को अपनाया गया है, और इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इस संयुक्त राष्ट्र संघ को एक सामूहिक सुरक्षा के रूप में माना जाता है, और इसी कारण इस संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान में इतनी प्रासंगिकता बनी हुई है, जिसके बारे में हम आपको आगामी टॉपिक में ये बता देंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब हुआ।